देखते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये जो 15 नंबर के आते हैं हमारे, एमसीक्यू हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, राइट एंड रॉन्ग हो गए, जो सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और 2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, लगभग आप समझ सकते हो कि हर साल ही ये आता है, ठीक है। बेल्स पाल्सी अकर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ, ऐसे करके आपको चाहे तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देता है या तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस में दे देता है, ठीक है। तो बेल्स पाल्सी किस नर्व के माल फंक्शनिंग या डैमेज की वजह से होता है, तो वो फेशियल नर्व की डैमेज की वजह से होता है। बेल्स पाल्सी क्या होती है? एक फेशियल पाल्सी होती है, ठीक है। आप ये याद रखना कि बेल्स पाल्सी किसकी वजह से होता है, तो फेशियल नर्व के डैमेज की वजह से होता है। हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म क्या होता है? तो ये हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, जब कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है। और ऐसा किस डिजीज में होता है? ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो होता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। तो कुशिंग और एडिशंस दोनों एक तरह से आप समझ सकते हो कि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। कुशिंग में क्या होता है? हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हो जाता है, और एडिशंस में हाइपोकॉर्टिसोलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि एडिशंस डिजीज जो होती है, एडिशंस डिजीज, ठीक है। तो एडिशन, ऐड का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐड करना। अब इसमें क्या होता है कि ये हाइपोकॉर्टिसोलिज्म होता है। हाइपो यानी कि कम हो जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन, तो हाइपोकॉर्टिसोलिज्म में अगर हम ऐड करेंगे तब वो वापस से नॉर्मल होगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला कम होता है तो इसमें ऐड करना होता है एडिशंस डिजीज में, और हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद द स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ऐसी कौन सी ब्रांच है मेडिसिन की जो ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं उनकी केयर के लिए, उनका जो भी हेल्थ के लिए काम करती है, तो वो कौन सी है? जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल्स को डील करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी कौन सी कैविटी होती है? जहाँ पे हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं। तो अगर उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स। अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो आपसे पूछता है कि अगर मान लो प्लूरल कैविटी में ब्लड है, ठीक है, अगर ब्लड प्रेजेंट होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं हीमोथोरैक्स, ठीक है, हीमोथोरैक्स, ओके। और भी आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे एयर हो गया, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तब, अगर वाटर प्रेजेंट होता है, उसे ऊपर लिखता हूँ, अगर वाटर प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोरैक्स। आप कॉपी पेन ले लो और जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उसको लिखते जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे ही पॉइंट्स, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर होता है तो हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे पस हो, प्लूरल कैविटी में अगर पस का फॉर्मेशन होता है तो उसे पायोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके होता है। छोड़ो, अब आगे देखते हैं हम। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय, तो ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है? जीएच हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से हमारा ड्वार्फिज्म होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लग जाता है तब क्या होता है? तो इसका उल्टा अगर हम देखें, इसमें लैक है, अगर हम एक्सेस की बात करें, एक्सेस हो जाएगा तब क्या होगा? जाइंटिज्म होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है या फिर ट्रू फॉल्स के अंदर आता है। पीएसीयू का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, या पीएसीयू का कुछ गलत फुल फॉर्म दिया होता है, आपको वहां पे करेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो पीएसीयू क्या होता है? पोस्ट एनेस्थेशिया केयर यूनिट को हम बोलते हैं पीएसीयू, पोस्ट एनेस्थेशिया केयर यूनिट, यानी कि जैसे
किसी पेशेंट की मान लो सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद उसे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रखा जाता है जब तक वो एनेस्थीसिया के असर से बाहर नहीं आ जाता, फुल्ली रिकवर नहीं कर लेता है एनेस्थीसिया से, तब तक उसे हम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट यानी कि PACU में रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिक्रीज्ड सोडियम लेवल इन दी ब्लड। अगर ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगर कम होता है तो वहाँ पे तो हाइपो तो होगा ही। अब हाइपो क्या होगा? नेट्रीमिया बोलते हैं पोटेशियम सोडियम की कमी को। और अगर ये पोटेशियम की बात की जाए तो उसे हम हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। इस सोडियम की कमी को क्या बोलते हैं हम? हाइपोनेट्रीमिया। और अगर यहीं पे बात की जाए कि अगर सोडियम है, अगर पोटेशियम की बात होती है तो पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, यस। बटरफ्लाई रैश इज कॉमन सिम्टम ऑफ। तो बटरफ्लाई रैश किस डिजीज का कॉमन सिम्टम है? तो वो है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोस का। ठीक है, यानी कि SLE या इसे हम लूपस डिजीज भी बोलते हैं। कई बार तो SLE का फुल फॉर्म ही पूछ लिया है और या शॉर्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है SLE का? तो SLE का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? बटरफ्लाई रैश सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई शेप का रैश हो जाएगा हमारे चीक्स पे, रेडनेस आएगी। ठीक है, heparin is an anticoagulant drug. It inhibits the formation of fibrin. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हिपैरिन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हिपैरिन क्या होती है? तो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग यानी कि जो ड्रग हमारा क्लॉट बनने से रोकती है। ठीक है, ब्लड का कोगुलेशन मतलब यानी कि क्लॉटिंग होने से रोकने वाली जो ड्रग होती है उसे हम हिपैरिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन होता है उस बनता है, उसके बाद ही क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये फाइब्रिन को बनने ही नहीं देती है। ठीक है, हिपैरिन। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, कई बार ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स में। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम क्या बोलते हैं? तो अपेंडिसाइटिस। आपको इतना तो पता होगा आप अगर नर्सिंग कर रहे हो तो, कि अगर किसी भी चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके लास्ट में हम आइटिस लगा देते हैं। कई बार नाम भी चेंज होता है, वो एक्सेप्शनल है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? लास्ट में आइटिस हम लगा देते हैं, या फिर आइटिस अगर लगा हुआ है किसी वर्ड के लास्ट में तो वहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GERD। GERD क्या है? एक डिजीज कंडीशन होती है। कई बार क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि GERD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GERD का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, और स्टमक के ऊपर क्या होता है? इसोफेगस। उसके अंदर क्या आने लगता है? एसिड रिफ्लक्स आने लग जाता है, और यही डिजीज कंडीशन होती है। यानी कि स्टमक से क्या होता है? इसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स अगर जाने लग जाता है या एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? GERD बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है कि 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछा है ये कई बार कि 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, नाम बताइए आप उसका। तो आपको याद रखना होगा वो कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। अगर आपको ये क्रेनियल नर्व्स याद नहीं होती हैं तो उसके लिए भी मेरे पास मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना रखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका आई बटन में लिंक लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लेना, तो आपको ये सारा समझने में बहुत ही आसान रहेगा। बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है, उससे आपको पूरा क्रेनियल नर्व्स याद हो जाएंगी 12 की 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन सोलोइंग। डिफिकल्टी इन सोलोइंग को हम क्या बोलते हैं? जब भी कहीं डिफिकल्टी हो रही होती है तो उसके आगे क्या लग जाता है? डिस लग जाता है। ठीक है, डिस लगा है समझ जाओ कि डिफिकल्टी है। और फेजिया, सोलोइंग को क्या बोलते हैं? फेजिया। तो ये अगर डिफिकल्टी होती है सोलोइंग में यानी निगलने में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसफेजिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऐसे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में ही मोस्टली देखने को मिलते हैं कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है। तो ये एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली उसमें भी आया था, जो मैंने अभी पेपर सॉल्व कराया था कुछ दिन पहले, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ 1 और 2 ब्रेस्ट इज नोन एज करके था। तो वहां पे भी आंसर क्या होता है हमारा, मेस्टेक्टॉमी, मेस्टेक्टॉमी, ठीक है। अगर कहीं पे भी देखो ये सब प्रीफिक्स सफिक्स आपको पता होने चाहिए। सफिक्स अगर कहीं पे टॉमी लगता है तो टॉमी का मतलब होता है, टॉमी का मतलब होता है ओपन करना, सर्जिकली ओपन कर देना, ठीक है, ओपनिंग, ठीक है। अगर एक्टॉमी लग जाता है, एक्टॉमी अगर कहीं पे लगता है तो यानी कि उसका हम क्या कर रहे हैं, सर्जिकल रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, एक्टॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नॉर्मल सेनलाइन यानी कि NS क्या है। तो NS क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारे ब्लड से सिमिलर होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। हेमीप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ हाफ बॉडी। अब ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार आए हुए हैं, पूछता है हेमीप्लेजिया क्या होता है, पैराप्लेजिया क्या होता है, और पूछता है टेट्राप्लेजिया क्या होता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कई बार। और होमोप्लेजिया क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन। तो जब हेमीप्लेजिया है तो हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है, हाफ बॉडी, यानी कि या तो लेफ्ट साइड के बॉडी काम करना बंद कर देगी या तो राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर देगी। और यहीं पे अगर पैराप्लेजिया की हम बात करते हैं, तो पैराप्लेजिया अगर होता है, ये पैराप्लेजिया के अंदर क्या रहता है कि हमारे जो बोथ लेग्स होते हैं उनके अंदर सेंसेशन आना बंद हो जाती है, यानी कि पैरालिसिस ऑफ बोथ लेग्स होता है, ठीक है। टेट्राप्लेजिया में क्या होता है, या टेट्राप्लेजिया बोल लो या क्वाड्रीप्लेजिया बोल लो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हाँ, दोनों हाथ और दोनों पैर ही काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि सारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो छोड़ो, फिर अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन सब, जहाँ पे आएगा तो मैं वहाँ आपको और अच्छे से समझा दूंगा। एनेस्थीसिया रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ controlled temporarily loss of sensation और awareness induced for मेडिकल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि लॉस ऑफ पेन, या फिर पेन का सेंसेशन नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन था। एक क्या था, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सब चीज़ें था उसके अंदर। या फिर उसका एक और ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा मुझे ऑप्शन, मैं वो वाले क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर कराऊंगा। पर आप एनेस्थीसिया का मतलब समझ जाते हो तो आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होती है, स्टेट ऑफ कंट्रोल टेम्परेरी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल्ड वे में, जैसे कि हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, उसके अंदर टेम्परेरी लॉस होता है सेंसेशन का और अवेयरनेस का, इंड्यूस फॉर मेडिकल पर्पस, जैसे कि सर्जरी के लिए ये किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वहाँ पे हमें सेंसेशंस आने बंद हो जाते हैं जिस भी पार्ट में प्रोवाइड किया जाता है। अब एनेस्थीसिया कई टाइप्स का भी होता है, तो एनेस्थीसिया अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स में बताना मुझे, तो मैं एक वीडियो आपके लिए सेपरेटली एनेस्थीसिया पे बनाऊंगा, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस के अंदर। दो तरह का डायबिटीज होता है, एक तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं इंसिपिडस वाली डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं मेलाइटस का मतलब बताऊंगा, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन वेयर द किडनी आर unable to conserve water and leading to excessive urination and thirst। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करके कंजर्व करके हमारी बॉडी में नहीं रख पाती हैं और एक्सेसिव यूरिनेशन होने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। आप लोग ने ऐसे नॉर्मली भी सुना होगा कि अगर किसी को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है तो लोग उससे कहते हैं भाई एक बार आप डायबिटीज अपना चेक करा लो, शुगर लेवल चेक करा लो। तो क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है कि वो किस वजह से होता है, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से या फिर इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं कर पाता तब होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस।
डीएम, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी या उसका जो है जब वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता तब होता है। बट डायबिटीज इंसिपिडस का रिलेशन कहीं भी इंसुलिन से नहीं है, वो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब किडनी सही से वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं। एक्सेसिव यूरिनेशन क्या होता है, इसके लिए टर्म होता है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। और एक्सेसिव किसी को थर्स्ट हो रहा है यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीएम का जो मेन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो यही 3 होते हैं, ठीक है। 3P से याद रखना होता है डीएम का क्लिनिकल फीचर्स। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस का 3P याद रखना होता है आपको। तो वहाँ पे क्या होगा, पहला P होता है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया यानी कि बार बार वॉशरूम जाना, बार बार यूरिनेशन होना। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। और नेक्स्ट है हमारा क्या, पॉलीफेजिया होता है। बहुत ज्यादा भूख भी लगती है, ठीक है, भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी और यूरिनेशन बार बार होगा। तो ये क्या है, 3 साइंस होते हैं हमारे डायबिटीज मेलाइटस के। बट हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलीयूरिया हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस अभी जो मैंने पिछला पेपर कराया उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बैड ब्रीथ को क्या हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं हेलिटोसिस। हेलिटोसिस इज द टर्म फॉर द बैड ब्रीथ। एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस का मतलब क्या होता है, ये भी आया हुआ था इस बार एग्जाम में। देखो ये मैंने जब अपने लिए प्रिपेयर किया था और वो पेपर मैंने दिया था, ठीक है, तो उसके अंदर देखो मैंने ये पहले से पढ़ रखा था प्रीवियस ईयर, और ये सारे क्वेश्चन देखो रिपीट हुए। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज क्या होता है, एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज यानी नाक से खून बहना, जिसे हम एपिटेक्सिस बोलते हैं। जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस क्या होता है, अभी मैंने बताया आइटिस कहीं भी लग गया यानी कि इन्फ्लेमेशन तो है। अब जिंजीवा, जिंजीवा हम बोलते हैं गम्स को, गम्स यानी कि मसूड़ों को हम जिंजीवा बोलते हैं। डॉट्स क्या होता है, DOTS, डॉट्स, डॉट्स इज प्रोवाइडेड टू टीबी पेशेंट। डॉट्स एक तरह का क्या होती है, थेरेपी होती है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। IV थेरेपी इज गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होता है कि डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम कौन सी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, IV फ्लूइड्स लिख सकते हो या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। IV थेरेपी प्रोवाइड करेंगे या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रोंकोस्कोपी इज एंडोस्कोपिक टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज इनसाइड द एयरवे। क्वेश्चन पूछा रहा होगा कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है, एक तरह की टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं एयरवे को। ये हो सकता है ट्रू फॉल्स के अंदर आया रहा हो कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ये सबको तो रटा होना चाहिए, एनाटॉमी से ही हम लोग शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ये पढ़ते आते हैं। आरबीसी का क्या होता है, टोटल लाइफ स्पैन 120 दिन का टोटल लाइफ स्पैन रहता है आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर 24 आवर, यानी कि 100 ml पर डे अगर होता है तो उसे हम बोलेंगे ए यूरिया, ठीक है। अगर 100 ml से कम यूरिनेशन होता है पर डे तो उसे हम ए यूरिया बोलते हैं। अगर 400 ml से कम होता है तो उसे हम ओलिगो यूरिया बोलते हैं। और अगर मान लो 2 लीटर से ज़्यादा होने लग जाता है तो उसे हम पॉली यूरिया बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। ये शायद पिछले एग्जाम का जो मैंने पेपर कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा गया था सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी।
अच्छा सॉरी, वहां पे क्या पूछा था, गॉल ब्लैडर का अगर स्टोन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये पूछा था। और यहाँ पे ये क्या है कि अगर गॉल ब्लैडर का रिमूवल किया जाता है सर्जिकली तो उसे क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर स्टोन हो रहा है तो वहाँ पे लास्ट में लिथियासिस लग जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं, कोले लिथियासिस, ठीक है, लिथियासिस। ये क्या है, कोलेसिस्टेक्टोमी यहाँ पे क्यों बोलते हैं पता है, कोलेसिस्टेक्टोमी इसलिए बोलते हैं इसके रिमूवल को, क्योंकि जब भी रिमूव किया जाता है तो गॉल ब्लैडर के साथ साथ जो एक कॉमन डक्ट होती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके रिमूवल को कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। एंड स्टोन के फॉर्मेशन अगर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर तो कोलेलिथियासिस बोलते हैं उसको। आफ्टर एलपी, एलपी यानी कि लंबर पंक्चर, पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे पोजीशनिंग से क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि कोई पेशेंट है अगर उसको लंबर पंक्चर किया जा रहा है तो उसको किस पोजीशन में प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसको हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सोडियम का पूछा था वहीं पे पोटेशियम भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपर कैलीमिया बोलते हैं। अच्छा मैंने वहाँ पे आपको कम वाला आया था ना कि सोडियम का लेवल कम होता है तो हाइपोनेट्रीमिया, और पोटेशियम का लेवल कम होता है तो उसे हम हाइपर कैलीमिया बोलते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तब क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं हम हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया। पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज अभी मैंने आपको बताया है, पैराप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट को क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब आप समझते हो, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब यानी कि इंसान जैसे जो नॉर्मल डाइट ले रहा है अगर वो नहीं ले पाता है तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। नॉर्मल सीरम ग्लूकोज लेवल इज, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रेंज से कि ग्लूकोज की क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है सीरम में तो वो होती है 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, राइनाइटिस, RHINITIS, राइनाइटिस, ठीक है। जब भी नोज के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसकी म्यूकोसा, म्यूकोसा यानी कि जो इनर लेयर होती है नोज की, तो उसके इन्फ्लामेशन को हम राइनाइटिस बोलते हैं। फ्लूइड कलेक्शन इन एल्विलाई इज नोन एज निमोनिया, निमोनिया आपने बहुत बारी सुना होगा। तो निमोनिया क्या कंडीशन होती है, जब एल्विलाई या फिर हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड या पस इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड इन, अच्छा ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या होता है, हम लोग स्टीम को काफी प्रेशराइज करके यूज करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टीम को प्रेशर के अंदर करके फिर हम किस पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, ये क्वेश्चन था। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो वो बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है, या फिर आप सीधा सीधा पेनक्रियास भी लिख सकते हो। ईईजी का फुल फॉर्म, ईसीजी का तो पता होगा आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, बट ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है, इंसेफेलोग्राम, इंसेफेलो यानी कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। ईईजी में हम क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर जो भी सिग्नल्स हो रहे होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल लोचा हो रहा होता है उसको हम समझते हैं। मैकबर्ने पॉइंट, ये क्या होता है, एक जैसे आप अगर सर्जरी वाला पढ़ोगे कि किस जगह के लिए कहाँ पे हम कट लगाते हैं तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, मैकबर्ने पॉइंट होता है वो किस लिए वहाँ पे सर्जिकल ओपनिंग तब की जाती है जब हमारे अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अपेंडिक्स का रिमूवल करना होता है तो उसे हम ओपन करते हैं, अपेंडिसाइटिस के अंदर हम मैकबर्ने पॉइंट्स से सर्जरी करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज नोन एज, मैंने आपको बताया स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो लास्ट में लिथियासिस लग जाएगा, और किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स से मिलकर किडनी बनी होती है इसलिए नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। अगर यहीं पे यूरोलिथियासिस हो जाता तो यूरोलिथियासिस का मतलब होता है यूरेटर में, यूरोलिथियासिस यानी कि यूरेटर में स्टोन फॉर्मेशन, यूरेटर में स्टोन, ठीक है, यूरेटर स्टोन को हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको क्लियर करके रखना है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या होती है, ये हम तब देते हैं जब किसी बच्चे के अंदर क्या होता है, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन हो या CSF ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम इसको देते हैं। ये क्या कहता है, CSF को के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और उसका एक्सक्रीशन होने लग जाता है थ्रू यूरिनेशन। ठीक है, डायूरेटिक्स वो सारी दवाएं होती हैं जो कि यूरिन आउटपुट बढ़ा देती हैं। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करती है, जैसे कि ये होती है मैनिटॉल, और ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड एंड रीनल फिल्टर विच हेल्प्स टू कीप वाटर आउट ऑफ द टिश्यू इनटू यूरिन रिड्यूसिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये क्या करता है, वाटर निकालता है हमारे टिश्यूज से और उसे यूरिन के फॉर्म में बॉडी से आउट कर देता है, जिससे क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाता है। ये या तो किडनी फेलियर के अंदर दिया जाता है, ठीक है, एडिमा को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज। मैंने आपको बता दिया प्लूरल कैविटी के अंदर पस होता है, अगर वहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ब्लड का हो रहा है, तो क्या क्या अलग अलग कंडीशन में क्या क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, फिर से आप देख लो। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज हीमोथोरैक्स। और पायोथोरैक्स क्या होता है, जब हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है हेमोरॉइड से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। हेमोरॉइड क्या होता है, हेमोरॉइड क्या, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको आपने बहुत कॉमनली सुना होगा पाइल्स से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एनस और रेक्टम की जो लोअर रेक्टम और एनस की जो भी वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो उसी कंडीशन को हम हेमोरॉइड बोलते हैं। इसी वजह से जब भी स्टूल पास करने में ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये वेन्स क्या होती हैं, अगर जब भी पास कर रहा होता है स्टूल तो वहाँ पे ये वेन्स रप्चर होने का चांसेस होते हैं और रप्चर हो जाती हैं, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। तो हेमोरॉइड क्या है, डायलेटेड वेन्स ऑफ द लोअर रेक्टम और एनस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। याद रखना आप लोग, सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। अब ये बताओ आप लोग कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन किस वजह से होता है मोस्ट कॉमनली, और ये मोस्टली क्या होता है, गर्ल्स के अंदर होता है। अब बताओ ये तब कब होता है, यूटीआई के अंदर होता है, पता है, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तब उसकी वजह से ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, तब ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन एड्रीनल मेड्यूला इज नोन एज, अगर एड्रीनल जो ग्लैंड होती है उसके मेड्यूला के अंदर ट्यूमर हो जाता है तो उसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। याद रखना, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, एक बार ही ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये वैसे एक कंपटीशन का ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पर एक बार ये हमारे जेएनएम के एग्जाम में भी आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपोनिया, यूपोनिया, ठीक है। यूपोनिया क्या होता है, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग को हम बोलते हैं यूपोनिया। RNTCP, ठीक है, RNTCP का एक बार ही फुल फॉर्म पूछा गया था फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, आपको तो इसका अच्छे से पता होना चाहिए। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये अभी चल रहा है ना, ट्यूबरकुलोसिस को इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन है। The movement of substance from an area of higher concentration to area of lower concentration क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, सबने पढ़ रखा है हमारा केमिस्ट्री के अंदर। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन दी वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है तो उसे हम हेमेटेमेसिस बोलते हैं, ठीक है, हेमेटेमेसिस बोलते हैं। और अगर स्पूटम के अंदर आने लग जाए, स्पूटम के अंदर आएगा तब क्या बोलेंगे, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, स्पूटम के अंदर अगर ब्लड आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं इस कंडीशन को। RL क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, NS, RL, DNS ये सारे क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, केरेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो केरेटाइटिस बोलते हैं। कोलैप्स ऑफ लंग्स इज नोन एज,
अगर लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटालैक्टेसिस। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ, अभी जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था कुछ दिनों पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एटालैक्टेसिस, यानी कि कोलैप्स ऑफ लंग्स। ठीक है, जब लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं उस कंडीशन को हम एटालैक्टेसिस बोलते हैं। तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली यही सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर मान के चल सकते हो आप मेडिकल सर्जिकल में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो आप कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।